दो केस होते हैं, एक तो मैंने बताया था आपको केस 1 और एक बताया था मैंने आपको केस 2। ठीक है, केस 1 वो था जिसमें आपका जो दो हमारे पास जो दो एलिमेंट होते हैं कंक्लूजन में, जो दो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि कोई स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी और लेस देन ई। इसके दो कंक्लूजन है, सपोज कर लो फर्स्ट कंक्लूजन इज बी इज ग्रेटर देन डी, सेकंड इज बी इज इक्वल टू डी। देखो आइदर और आपके माइंड में आना कब चाहिए, मान लो आपके सामने क्वेश्चन है, आपने कंक्लूजन पे ध्यान दिया, अगर कंक्लूजन में दोनों कंक्लूजन में ये एलिमेंट बी और डी सेम है अगर, तो आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए कि हो सकता है कि इसका आंसर आइदर और हो। ठीक है, और एग्जाम में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने तो 95% चांस है कि उसका आंसर इधर और ही होगा, लेकिन फिर भी आपको कंफर्म करने के लिए एक बार सॉल्व तो करना पड़ेगा उसको। नहीं तो जहां आपको दिखाई दिया कि एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम आने का मतलब ये होता है कि आपको इधर और के लिए भी चेक करना है कंफर्म। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि दोनों कंक्लूजन में बी डी दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम देखो, सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया कि एलिमेंट सेम है। ठीक है, इसके बाद जो हम काम करेंगे सबसे पहले वो ये करेंगे कि हम चेक करेंगे कि बी और डी के बीच में एक्चुअल में क्या रिलेशन बन रहा है, या रिलेशन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैंने चेक किया, मैं बी से डी पर गया। ठीक है, तो बी से सी पर मैं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ओपन गेट है, सी से डी पर भी मैं जा पा रहा हूँ, ओपन गेट है। अच्छा, ये आपको ओपन गेट और क्लोज गेट वाली बात तो समझ में आ गई थी ना अच्छी तरह? हाँ, ये आ गई थी। ठीक है, तो अब मैं जैसे यहाँ पर बी से सी पे गया, जा पाया, सी से डी पे जा पाया, डेट मीन्स बी और डी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो कंफर्म बनेगा। और वो रिलेशन क्या बन रहा है वो हम देख लेते हैं। मेरे पास बी और डी के बीच में दो साइन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों साइन में फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है इस वाले को, तो इसका मतलब बी और डी के बीच में जो हमारा रिलेशन बनेगा वो ये वाला बनेगा। और इस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब चेक कर लो आप जो आपके कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन में भी आपको इस फर्स्ट वाले कंक्लूजन में गिवन है ग्रेटर देन, सेकंड में गिवन है इक्वल टू। दैट मीन्स आपका आंसर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इस केस में हम ये बोल देंगे कि जो हमारा आंसर है वो है इधर 1 और 2। ठीक है, अब देखो एक केस सर, हाँ अगर जैसे आपने बताया कि इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कैसे निकालेंगे, वही समझ नहीं आ रहा है। अगर यहाँ बी और सी के बीच में ओनली ग्रेटर देन का साइन होता, अच्छा, तब क्या रिलेशन बनता? ठीक है, एक सेकंड, आप ये कह रहे हो कि अगर यहाँ पर होता ओनली ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अगर खाली ये होता, हाँ, ठीक है, तो तब इसका आंसर होता, तो तब इनके बीच में ये वाला रिलेशन बनता, क्योंकि तब इस वाले साइन में और इस वाले साइन में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, इसको। ओके, मैंने आपको प्रायोरिटी लिखवाई थी ना उस दिन। हाँ जी, हाँ जी, वो तो याद है आपको? हाँ हाँ, याद है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इसको मिलती है, फिर इसको, हाँ, फिर इसको जी। तो अगर बी और डी के बीच में दो साइन है, एक तो है सिंपल ग्रेटर वाला और एक है इक्वल टू वाला, तो इन दोनों साइन में भी फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से ये आएगा हमारी प्रायोरिटी पर। तो बी और डी के बीच में एक्चुअल में ये आना चाहिए ग्रेटर देन। ठीक है, तो तब तो हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाता, इसको हम गलत बोल देते। ओके, क्योंकि इस केस में तो जब हमको पता लग गया कि हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आ रहा है और वो हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो फिर तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला हो ही जाएगा, सेकंड वाला गलत हो गया। ये इधर और आपका सिर्फ तभी लगेगा जब आपके पास जो रिलेशन बन रहा है ना बीच में, अगर वो रिलेशन का मतलब कुछ ऐसा है कि वो आपके दोनों कंक्लूजन में से कोई सा भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पर ये वाला होता तो इसका मतलब ही ये होता है कि या तो ग्रेटर या इक्वल टू, और ये दोनों हमें दे रखे हैं इन दोनों कंक्लूजन में, इसका मतलब हमारा आंसर दोनों कंक्लूजन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आया समझ में?
हाँ अब आ गया। ठीक है। अच्छा, आपको कोई भी डाउट हो ना, आप पूछ लिया करो एकदम से बोल के, ठीक है? कोई भी आप डाउट यस मत सर। कोई भी डाउट मत रखना अपने अंदर, कुछ भी बात हो वो पूछ लिया करो। यस सर। हाँ, तो अब देखो ये केस 1 में क्या था, तो केस 1 से हमें क्या पता लगा कि जो दो एलिमेंट थे हमारे पास कंक्लूजन में, बी और डी, इनके बीच में रिलेशन बन रहा था, ठीक है? अब केस 2 जो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या होगा, जो कंक्लूजन होंगे ना आपके पास, उन कंक्लूजन में जो एलिमेंट होंगे उनके बीच में कोई रिलेशन बन ही नहीं पाएगा, ठीक है? हाँ जी। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, ये स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी और लेस देन सी इक्वल टू डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। अब मान लो मेरे पास कंक्लूजन है यहाँ पर, फर्स्ट कंक्लूजन इज ए इज ग्रेटर देन डी, सेकंड कंक्लूजन इज ए इज लेस देन इक्वल टू डी। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे कंक्लूजन दिखाई दिए, कंक्लूजन में ए और डी मुझे दिखाई दिया, तो मेरे माइंड में एकदम से आ गया कि मुझे यहाँ पर इधर और चेक करना है। अब इधर और चेक करना माइंड में आया, तो मैंने ये चेक कर लिया कि क्या ए और डी के बीच में कोई रिलेशन बन पा रहा है। मैं अगर ए से डी पे जाना चाहूँ, ए से मैं बी पे जाऊँगा, जा सकता हूँ, लेकिन मैं बी से आगे नहीं जा पाऊंगा। इसका मतलब बी से आगे जो भी एलिमेंट होगा उसका कभी भी कोई रिलेशन ए के साथ नहीं बन पाएगा। ओके। तो ए और डी का रिलेशन हमको नहीं पता, हमारी स्टेटमेंट के हिसाब से हमें नहीं पता। तो ए और डी के बीच में जब हमको रिलेशन नहीं पता, तो हमारे दोनों कंक्लूजन फॉलो तो होने से रहे। तो हम दोनों कंक्लूजन में क्या बोलेंगे कि दोनों कंक्लूजन का रिलेशन हमको नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने रिलेशन दे रखा है, तो इसी वजह से हम इनको सही नहीं मानेंगे, गलत मानेंगे, इस रिलेशन को हम गलत मानेंगे, ठीक है? लेकिन जब हमको ये पता है कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं और हमारे पास इनइक्वालिटी में सिर्फ 3 तरह के ही साइन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो हमारे पास चाहे दुनिया के कोई भी दो एलिमेंट हो, उनके बीच में जो भी रिलेशन बनेगा वो बनेगा तो इन तीनों में से ही किसी एक से ना, ठीक है? और ये तीनों साइन हमको यहाँ पर दे रखे हैं ए और डी के बीच में। ए और डी के बीच में ग्रेटर भी आ गया, सेकंड वाले कंक्लूजन में ए और डी के बीच में ये लेस देन भी आ गया और इक्वल टू भी आ गया। तो अब हमें ए और डी के बीच में तीनों साइन दे दिए, हमको ये पता है कि तीनों साइन के अलावा हमें किसी और साइन के बारे में नहीं पता। तो ए और डी के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो ये कंफर्म है कि होगा इन तीनों में से ही कोई एक, और ये तीनों में यहाँ पर दे दिए। सिर्फ इसी वजह से हम ये बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे कंक्लूजन में, कि हमारा आंसर होगा आइदर 1 और 2, क्योंकि ये तो हमें कंफर्म पता लग चुका कि तीनों साइन में से कोई एक साइन आएगा, और वो तीनों साइन हमें इन दोनों कंक्लूजन में मिलाकर दे रखे हैं। आया समझ में? हाँ जी। अब इसके ना आप चाहो तो कंडीशन साइन, मैंने आपको उस दिन भी लिखवाई थी इसकी कंडीशंस, लिखवाई थी ना मैंने आपको कंडीशंस इसकी। हाँ, 3 कंडीशंस हैं। हाँ, इसमें 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है जरा बताओ? दोनों एलिमेंट सेम हो। हाँ। सेकंड कंडीशन? और दोनों गलत हो। हाँ। और थर्ड होता है कि रिलेशन में एक जो दोनों के बीच जो रिलेशन है, हाँ, उसमें एक ग्रेटर देन होना चाहिए, एक लेस देन होना चाहिए। एक ग्रेटर और दूसरा लेस देन इक्वल टू। हाँ, एक में और किसी एक में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अभी हम स्क्रीन आएगी वापस, तब तक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? वो ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें तीनों साइन चाहिए उसमें। तो तीनों साइन वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम ये कहते हैं कि उन दोनों एलिमेंट के बीच में हमेशा तीनों साइन होने ही चाहिए। ओके। और मैंने आपको ये भी समझाया था ना कि अगर दोनों एलिमेंट में अगर इक्वल का साइन आ जाएगा तब क्या होगा। मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर केस 2 वाले जो केस 2 का स्टेटमेंट है, जो कंक्लूजन है, वहाँ पे ध्यान दो। जो ये कंक्लूजन है केस 2 वाला, फर्स्ट कंक्लूजन, अगर यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन आ जाए, ये मैंने आपको समझाया था, तब क्या होगा? नहीं याद नहीं है। तो ये शायद मैंने बताया नहीं होगा आपको उस दिन, ये मैं आपको अब बता देता हूँ। ओके। देखो, अभी तक हमें क्या कंडीशन पता थी इधर और की, कि
आपके दोनों एलिमेंट ए और डी के बीच में तीनों साइन होने चाहिए, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू। अब जो कंक्लूजन आपके सामने है, अगर आप ध्यान दो तो इन कंक्लूजन में अगर आप अपनी इधर और वाली वो तीनों कंडीशंस को अप्लाई करना चाहो तो क्या अप्लाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? आप एक बार खुद बताओ। मैंने आपको 3 कंडीशन लिखवाई हैं, उन तीनों कंडीशन को रीड करो और चेक करो कि क्या अगर कंक्लूजन आपके पास ये हो तो क्या वो इधर और वाली कंडीशन एप्लीकेबल है कि नहीं है। इसका आंसर इधर और होगा कि नहीं होगा? एक बार खुद से बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये बताओ। एक के साथ ही इक्वल टू का साइन होना चाहिए, मतलब नहीं हाँ नहीं, तीनों एलिमेंट होने चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू वाला। तो यहाँ पर भी तीनों एलिमेंट है। वैसे यहाँ पर भी तीनों एलिमेंट है? नहीं, तीनों एलिमेंट नहीं है। तीनों ही तो है यहाँ पे एलिमेंट, देखो। हाँ, यहाँ तीनों है। ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल भी है। हाँ, तीनों है और दोनों गलत भी हो रहे हैं और दोनों में एलिमेंट सेम है। मतलब जो आपकी अदर और की कंडीशन मैंने आपको लिखवाई है वो तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। हाँ। ठीक है, लेकिन वो फुलफिल होने के बाद भी ना इसका आंसर आता है नीदर नॉर, कि दोनों गलत हैं, इधर और इसमें नहीं लगता। ओके। और क्यों नहीं लगता वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले ये ध्यान दो कि इसका आंसर होगा नीदर नॉर, इधर और नहीं होगा। ना होने का रीजन है, रीजन ये है, इधर और का मतलब क्या होता है कि इधर 1 और 2, मतलब या तो 1 या 2, कभी भी दोनों सही नहीं होंगे। क्योंकि अगर दोनों सही होंगे तो हम एंड लगाते हैं बीच में कि 1 एंड 2। हम कह रहे हैं 1 और 2, दैट मीन्स या तो फर्स्ट वाला सही होगा या सेकंड वाला सही होगा, कोई एक सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते। समझ में आया? अब देखो, अगर मैं एक बार के लिए ये मान लूं कि फर्स्ट वाला इसमें सही होगा, सेकंड वाला गलत होगा, अगर मैं इसमें इधर और लगाता हूं, अगर मैंने इसका आंसर बोला इधर 1 और 2, तो या तो 1 सही होगा या 2। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि 1 सही हुआ तो सेकंड को गलत होना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर फर्स्ट को मैं सही कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, या तो a इज ग्रेटर देन d आएगा या a इज इक्वल टू d आएगा। मतलब उस बात का। अब मान लो इन केस अगर फर्स्ट वाले कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अगर आपका ये सही हो गया, a इज इक्वल टू 2 और d, तो a इज इक्वल टू d तो इसमें भी है आपका, ये रहा। तो सिर्फ इस वाले केस के टाइम पर आपके दोनों कंक्लूजन सही हो जाएंगे, और इधर और में कभी भी दोनों कंक्लूजन एक साथ सही नहीं हो सकते। एक टाइम में सिर्फ कोई एक ही कंक्लूजन सही होगा, दोनों सही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वो रीजन है जिस रीजन की वजह से अगर दोनों में इक्वल का साइन आ जाए तो हम ये बोलते हैं कि इसमें इधर और नहीं लगेगा, इसका आंसर होगा नीदर नॉर। और ये मैंने आपको केस बता दिया, आप इस केस को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है और इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इधर और की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद भी इसमें इधर और क्यों नहीं लग रहा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, ताकि जब आप बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आपको बिल्कुल भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, आपका सिंपल वाले तो आपने क्वेश्चन कर ही लिए थे, इधर और वाला कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया। इसमें अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो अभी। नहीं सर, अब ये क्लियर हो गया है। अच्छा, ठीक है, रिलेशन वाला ही डाउट था। अच्छा, तो वो हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको कराऊंगा कोडेड इनइक्वालिटी, जो कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। ओके सर। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दूं? हाँ जी। ठीक है, अब हम करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। देखो, रीजनिंग में ना आपका ये वाला चैप्टर, इनइक्वालिटी वाला चैप्टर, और जो आपका स्लॉग चैप्टर मैं कराऊंगा आपको, सिलोजिज्म, ये 2 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिसमें आपकी 2 क्लासेस तो कम से कम लगेंगी ही लगेंगी, 2 क्लासेस में पूरा होगा। ठीक है, स्लॉग चैप्टर में तो हो सकता है कि आपकी मैं 3 क्लासेस लूँ, लेकिन इनके अलावा आपके रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं वो आपके सभी टॉपिक एक क्लास में पूरा हो जाया करेगा। ठीक है, और ये टॉपिक है भी ऐसा कि इसके 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं कंफर्म, प्री में भी और मेंस में भी। तो बैंकिंग के हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे ना इसमें सिंबल दे रखे होते हैं हमको, इसमें क्वेश्चन से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, वो इन्फॉर्मेशन इस टाइप से होती है, P@Q
मीन्स P इज नॉट लेस देन Q। देखो हमारे पास कितने साइन होते हैं इनइक्वालिटी में? 3 होते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। अगर यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि P इज नॉट लेस देन Q, कि P Q से लेस नहीं है, तो जिस एक साइन को ये मना कर रहा है हम उसके अलावा बाकी दोनों साइन को मान लेते हैं कि बाकी दोनों साइन होंगे यहाँ पर। तो P इज नॉट लेस देन Q का मतलब क्या होगा कि एट द रेट का मतलब होगा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। P बस लेस नहीं है, लेस के अलावा जो बचा वो सब कुछ है। ठीक है, ऐसे सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आपको, मान लो P हैश Q यहाँ पर दे रखा होगा, दैट मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। तो इसमें हैश का मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन टू। इज नॉट ग्रेटर, कि ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर के अलावा क्या बचा? लेस और इक्वल बचा। हाँ जी। तो ये लेस भी हो गया और इक्वल भी हो गया। अब मान लो इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन गिवन है P कॉपीराइट Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर, एक मिनट, नीदर ग्रेटर नॉर लेस देन Q। अच्छा यहाँ पे आप बताओ कॉपीराइट का मतलब क्या होगा? नीदर ग्रेटर नॉर लेस देन, हाँ, इक्वल टू। इक्वल टू होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब हो गया इक्वल टू। ऐसे ना आपको यहाँ पर दो सिंबल कोई और होंगे, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, वो इन्फॉर्मेशन आप रीड करके समझ ही जाओगे। तो ये मैं अपने आप से मान लेता हूँ कि एंड का मतलब मान लेता हूँ ग्रेटर, और $Q होगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो आप रीड कर लोगे, इसको मैं मान लेता हूँ लेस देन। तो आपको ये 5 साइन मिल गए, हमारे पास 5 साइन ही होते हैं टोटल मिला के। बेसिक तो 3 होते हैं, हम उन 3 के कॉम्बिनेशन से 2 और बना लेते हैं। तो हमारे पास 5 साइन होते हैं। अब हमें 5 के 5 साइन का कोड पता लग गया, हमने इन कोड्स को डिकोड कर लिया। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं। उन क्वेश्चन में हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, स्टेटमेंट गिवन है A@P #C एंड $E, और कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन इज A@C, सेकेंड कंक्लूजन इज B#E। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये कंक्लूजन सही है कि गलत है। अब क्या करोगे आप, जब आपने एक बार इन कोड्स को डिकोड कर लिया, उसके बाद तो आपको इन सभी कोड्स का मतलब पता लग गया, इन सभी सिंबल्स का। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, A@ के बदले क्या लिखोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू B, हैश के बदले लिखोगे लेस देन इक्वल टू C, C के बाद एंड है, एंड का मतलब है ग्रेटर देन D के बाद डॉलर है, डॉलर का मतलब है लेस देन। ये लिख लिया आपने। अब कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? A@ मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू C, सेकेंड है B, हैश का मतलब है लेस देन इक्वल टू E। ठीक है, अब आपका ये कोडेड वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म हो चुका। अब ये सिंपल क्वेश्चन तो आपको करना आता ही है कि आपको A और C के बीच में रिलेशन पता करना है। तो A और C के बीच में अपोजिट साइन है, साइन अपोजिट है A और C के बीच में, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया। B और E के बीच में भी 2 अपोजिट साइन है, या तो ये मान लो या ये मान लो, तो इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। अब देखो, कोडेड इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे हमेशा। 5 इंफॉर्मेशन गिवन होंगी स्टार्टिंग में, इस तरह से कुछ, उसके बाद स्टेटमेंट होगी, कंक्लूजन होगा, और ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें हमेशा। जब भी आएंगे तो ये 5 क्वेश्चन एक साथ ही आएंगे। अब देखो, पहले तो आप इंफॉर्मेशन रीड करोगे सारी, सभी कोड को डिकोड करोगे, उसके बाद आप इन सभी क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करोगे। जैसे हमने अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसमें हमने इसको सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, इसी तरह से आपको 5 क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप ये 5 क्वेश्चन कम से कम 7 या 8 मिनट में सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन में साइन चेंज करके लिखना बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वो शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आपको, जब आप ये इन्फॉर्मेशन रीड करोगे स्टार्टिंग में, तो आपको इन इन्फॉर्मेशन को रीड करते वक्त तो इनको एक बार डिकोड करना पड़ेगा, इन सिंबल्स को।
लेकिन अगर आप एक बार इन सिंबल्स को डिकोड कर लोगे ना, उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है, आपको उन 5 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में सिंबल्स को डिकोड नहीं करना पड़ेगा। आप सिंबल्स की फॉर्म में ही अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको अब वो शॉर्ट ट्रिक कराता हूँ। देखो, शॉर्ट ट्रिक तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक काफ़ी ईजी है। आप 15-20 क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक से करोगे ना, तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक बहुत ईजी लगेगी उसके बाद। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक है वो, आपको जब भी ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको एक काम करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनके बीच में इक्वल टू, आपको ये छोटी सी फिगर बनानी होती है। बना लिया आपने? तो इसको बनाने के बाद अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका हमें यूज़ कैसे करना है। जब आप इन सिंबल्स को डिकोड करोगे, जब आप इंफॉर्मेशन पढ़ के इन सिंबल्स को डिकोड करोगे ना, तो डिकोड करते वक्त जिन जिन सिंबल का मतलब जो साइन आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो ग्रेटर का सिंबल क्या है? एंड है। तो ग्रेटर के ऊपर लिख लो एंड आप। लेस का सिंबल क्या है? डॉलर, इसके ऊपर लिख लो आप डॉलर। इक्वल का सिंबल क्या है? कॉपीराइट, यहाँ पे लिख लो आप कॉपीराइट। ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है एट द रेट, यहाँ पे लिख लो आप एट द रेट। हैश का मतलब है लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो। अब आपने सभी क्वेश्चन को लिख लिया, सभी सिंबल्स को अपने साइन के ऊपर लिख लिया। अब क्या करना है आपको, मान लो कोई आपकी स्टेटमेंट है, ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी ये मैं कोडेड फॉर्म में लिखता हूँ, ए एट द रेट बी हैश सी एंड टी डॉलर ई। फर्स्ट कंक्लूजन है आपका ए हैश डी, सेकंड कंक्लूजन है आपका बी एट द रेट डी। आपको ये चेक करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ए से डी पर चेक करना है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये चेक करना है कि क्या आप ए से डी पर जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे। ठीक है, अगर आपको ए से डी पर जाना है तो आपको एट द रेट, हैश और डॉलर, इन 3 साइंस से होके गुजरना पड़ेगा, इन 3 सिंबल से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अगर आप ए से डी पर जाओगे तो आपको एट द रेट, हैश और एंड, इन तीनों सिंबल से होके जाना पड़ेगा। तो जो आपका सबसे पहला सिंबल होता है, जैसे यहाँ पर एट द रेट है, आप एट द रेट पे अपनी फिगर में आ जाओ, इस वाली फिगर में आ गए यहाँ पर। अब एट द रेट से आपको कहाँ जाना है? हैश पर, क्योंकि एट द रेट, हैश और एंड है, तो एट द रेट से जाना है हैश पर। देखो, अगर आपको कभी यहाँ पर जाना पड़ेगा ना डायरेक्टली, तो आप नहीं जा सकते। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से हैश से यहाँ पर आना पड़े, आप तब भी नहीं जा सकते।